अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज आईनी तरमीम के हवाले से इजलास बुला लिए गए हैं, कौमी असम्बली का भी, सैनेट का भी, और कभी इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत आज ही के रोज़ ये तरमीम पेश करके उन्हें मंजूर कराना चाहती है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास बुला लिया गया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि जी अपने हक में करवा लेगी इलेक्शन कमीशन से, जिसके बाद ये आईनी तरमीम की जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की अगवाकारियों और जबर का सिलसिला भी जारी है, और इस पर आज मौलाना फजल रहमान साहब का जो रिएक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आज की टॉप स्टोरी है, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। इसके अलावा पीटीआई ने एहतजाज की कॉल भी दे रखी है, तो ये सब भी शामिल करेंगे इसी व्लॉग में। लेकिन इन तमाम बातों से पहले आज थोड़ी अपने बारे में बात करूंगी, जो कि मैं आमतौर पर वैसे बहुत कम करना, कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजाहत कर देनी अच्छी होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, किस्सा मुख्तसर ये कि आपको मालूम है कि जबर के दौर में हक सच कहना इतना आसान नहीं होता, और इसके लिए आपको मुख्तलिफ कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, मुख्तलिफ प्रेशर्स होते हैं जिनको बर्दाश्त करना पड़ते हैं। और सूरत हाल ये है कि आप जैसा कि जानते हैं कि इस वक्त अगर आप हवा के मुखालिफ बात करते हैं तो गर्म हवा तो आती है। ऐसी ही कुछ सूरत हाल मेरे साथ चल रही थी काफ़ी अरसे से, और बार बार मुझे ये पैगामात मिलते थे कि कहीं ना कहीं मेरे सच बोलने से, मेरे कुछ लिखने से, मेरे कुछ कहने से कहीं ना कहीं चोट ज़रूर पहुंच रही है, और उस चोट का असर जो था वो गहरा भी हो जाता था अक्सर, जिसकी वजह से फिर मुख्तलिफ पैगामात की सूरत मुझे मोहतात रहने के लिए कहा जाता था। तो बहरहाल ये चीज़ें चलती रही, आम करते रहे। कोशिश मेरी यही थी कि बेशक जितना भी मुमकिन हो, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कोई मुल्क दुश्मनी नहीं, कोई किसी हवाले से गैर आनी गैर कानूनी बात नहीं, लेकिन जहाँ पर जो हक सच है वो कहना है, और वो कहते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अभी कुछ दिनों से आप शायद ये खबरें देख रहे होंगे, ये ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक जो वजाहत है वो खबरें चल रही थी कि मेरी नौकरी के हवाले से कि मुझे बर्खास्त कर दिया गया है, और मेरी नौकरी जो है GNN पर जो मैं 10 बजे का प्रोग्राम कर रही थी उससे मुझे फारिग कर दिया गया है। तो ये खबरें सोशल मीडिया पर चल रही थी, बहुत से लोग रब्ता कर रहे थे कि इसकी हकीकत क्या है, तो इसके ऊपर मैं सबसे पहले आपको वजाहत बता दूं। अच्छा जी, सूरत हाल ये है कि ये खबर ठीक है बिल्कुल, और पहले मैं इस बात का ज़रूर क्रेडिट देना चाहती हूँ अपने चैनल ओनर को भी, चैनल को इंतज़ाम अरसे से बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया, काफ़ी प्रेशर को सस्टेन किया, और बल्कि जो हमारे ओनर हैं, जो इंतज़ामिया है, उन्होंने हमेशा, और जो सीनियर लोग यहाँ पे काम करते हैं चैनल में, उन्होंने हमेशा मुझे बड़ा सपोर्ट भी किया है। लेकिन अगेन वही बात है, ये मैं ख़ुद भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से बाकी लोगों को बिला वजह बार बार प्रेशर का सामना करना पड़े, या इदारे के ऊपर कोई मुश्किल दौर आए, तो ये मेरे लिए भी कोई इतनी खुशाइन बात नहीं है। तो मुझे इस दफ़ा भी लोगों को नाराज़ शायद हमने कर दिया है, किसी को हमारी बात पसंद नहीं आई, तो अल्टीमेटली ये मेरे सामने ऑप्शन थे कि या तो मैं इस्तीफ़ा दे देती चैनल से, और या फिर मैं अपना मौक़िफ़ बदल लूँ। तो मैंने मौक़िफ़ बदलने को तो बहरहाल तरजीह नहीं देना थी, ना मैंने दी। मैंने फिर यही सोचा कि बेहतर ये है कि मैं चैनल से ही रिज़ाइन कर देती हूँ। अगर यही दो ऑप्शंस हैं तो फिर मेरा ख्याल है ये ज़्यादा काबिल इज़्ज़त ऑप्शन है, और मैंने फिर चैनल से रिज़ाइन कर दिया। बहरहाल मैं अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भी बात मैंने नहीं की थी, लेकिन ये सोशल मीडिया पे खबरें आने लगी, इसलिए मैंने आपको इस बारे में आगाह किया है। तो नौकरी ज़रूर गई है जनाब, लेकिन कोई इसमें मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं है। उसकी एक वजह तो सबसे बड़ी ये है कि अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाला है। इस बात पे जिसका ईमान हो वो इस बात से घबराता नहीं है कि रिस्क में कोई कमी हो जाएगी या कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, हर दौर में होती है तो कीमत तो चुकाना पड़ती है। तो जो मेरी हिस्से में कीमत आई है या कुर्बानी आई है वो तो बड़ी कम आई है। लोगों ने बहुत कुछ सहा है इस दौर में, जो पिछले कई महीनों से, बल्कि तकरीबन 2.5 साल से एक जबर का दौर जो चल रहा है। सहाफ़ियों ने उससे पहले भी सहा है, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि यही दौर था ऐसा, पहले भी मुख्तलिफ सहाफ़ियों के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मसाइल चलते रहते हैं, तो बर्दाश्त करते रहे सहाफ़ी। अब ये है कि किसी कुर्बानी हमारे हिस्से में आ गई, लेकिन इससे बढ़कर बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिनको मुकदमात भुगतने पड़े हैं, जिन्होंने गिरफ्तारियाँ दी हैं, जिनको अगवा किया गया, जान से जो गए, शहीद हुए। तो ये बहुत मामूली सी बात है। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मुझे इतनी अहमियत दे दी मेरे खैर खाहों ने कि मुझे उस लिस्ट में शामिल कर दिया, इतने बड़े बड़े नामों की लिस्ट में जहाँ पे मैं अपने आप को नहीं देखती थी। तो उन्होंने मुझे इतनी गैर समझा कि इतना उनको इससे ख़तरा महसूस हुआ कि उन्होंने मुझे उन बड़े बड़े नामों के साथ खड़ा कर दिया। तो आपका शुक्रिया जनाब जिन्होंने भी ये किया। तो बहरहाल जी, हक़ और सच का सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला बेहतर असबाब पैदा करने वाला है इंशाल्लाह। बेहतर असबाब पैदा होंगे आगे भी। बाकी आप लोगों की सपोर्ट मेरे साथ है, तो इंशाल्लाह मुझे इतना यकीन
यकीन है कि जो मामलात हैं रोज़गार के, जो माश की फ़िक्र है, नहीं आने देंगे आप लोग भी। तो आप सबका एक दफ़ा फिर से शुक्रिया तावन का। चलिए जी, ये तो हो गई मेरी खबर। अब आ जाते हैं ज़रा ज़्यादा अहम खबरों की तरफ। तो सबसे पहले जी बात करते हैं इस बारे में कि जो तरमीम होने जा रही है, इससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा है, इससे पाकिस्तान के आइन का मुस्तकबिल जुड़ा है, इससे पाकिस्तान की सियासी जमातों का मुस्तकबिल जुड़ा है और इससे हम सब का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। और इस बहुत दूररस असरात हो सकते हैं। वो तरामीम जो हुकूमत करना चाहती थी, लेकिन बज़ाहिर जो अब हमें नज़र आ रहे हैं आसार, उसमें तो बज़ाहिर हुकूमत इसमें कामयाब नज़र नहीं आती। मौलाना फजल रहमान साहब ने अब से थोड़ी देर पहले जो तहरीक इंसाफ का एक वफ्द है उससे मुलाकात की, जो उनके घर पर आया था, और उसके बाद उन्होंने इस मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि हुकूमत की जो उम्मीदें हैं मौलाना से वो और मादूम हो चुकी हैं। साफ तौर पर पहले तो जो हुकूमत का एक फाशिस्ट रवैया है उसको कंडेम किया। ना सिर्फ ये कि पहले तो ये पीटीआई के लोगों को उठा रहे थे और उनके साथ जो कुछ कर रहे थे वो आपको मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया ही था, लेकिन अब उससे भी एक कदम आगे बढ़ गए जब इन्हें ये नज़र आने लगा कि मौलाना भी शायद इनकी तरामीम की उस तरह से हिमायत ना करें, तो इन्होंने मौलाना के लोगों को भी अब परेशान करना शुरू कर दिया। आज सूरत हाल ये है हमारे बड़े ऐवान की, यानी ऐवान बाला की, सेनेट की, BNP से ताल्लुक़ रखती हैं, वो बाकायदा रो पड़ी ये बताते हुए कि किस तरह से उनके घर पर रेड किया गया है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, और वो बाकायदा सेनेट में खड़े होकर रो पड़ी। तो जिस मुल्क में एक खातून सेनेटर अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं करती, आप सोचिए कि उस मुल्क में कोई आम खातून या कोई आम शहरी खुद को क्या महफूज तस्वुर करेगा। ये सूरत हाल बन चुकी है। इसी तरीके से अख्तर मेंगल साहब हैं इस वक्त जो ईवान में, उनको तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो ये उसी का शाखसान है। ये भी खबर आ रही है कि अख्तर मेंगल साहब हंगामी तौर पर वतन वापस भी पहुंच रहे हैं और मुबैना तौर पर वो अपने जो दोनों सेनेटर्स हैं उनको मुस्ताफ़ी होने का भी कह सकते हैं। तो ये अब जो सारी चीज़ है ये आपके सामने है। जहाँ ये एक तरफ BNP के साथ ही कर रहे थे, इन्होंने ये दायरा कार और बढ़ाते हुए मौलाना तक फैला दिया, और मौलाना के भी एक सेनेटर को इन्होंने अगवा कर लिया। हमने आज प्रेस टॉक में भी किया और उन्होंने बताया है कि उस मुगवी सेंटर के जो बच्चे हैं वो मौलाना के घर में इस वक्त बैठे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, ये है यहाँ पे जमहूरियत इन जमातों की। अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ मौलाना से मुज़ाकरात कर रहे हैं, दिन रात उनके दर पर हाज़िरियाँ दे रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिशें करते हैं बज़ाहिर, और पीठ पीछे जब इन्हें ये लगता है कि मौलाना शायद बात ना माने तो इनको फिर लगता है कि जी अब हम उंगली टेढ़ी कर लेते हैं। मौलाना की जो स्ट्रेंथ है उसको अपनी स्ट्रेंथ में बदलने के लिए अब इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि ये मौलाना है, ये JUIF है, ये PTI नहीं है जिसको आप मजलूम बना के रख दें, जिसको जबर सहने की आदत ही हो गई है जिस तरह मर्जी, और उसके ऊपर कोई आवाज़ भी ना उस तरह उठा रहा हो और कोई उसका उस तरह से दादरसी भी ना कर रहा हो। तो ये मौलाना है जनाब, और ये आपको तिगनी का नाच नचवा देंगे, और इसी बात का अल्टीमेटम आज मौलाना ने दे दिया है। मौलाना फजल रहमान बहुत गुस्सा तौर पर कहा कि अव्वल तो जो आपका हुकूमती मुसवदा था ना पहले कबूल था ना आज कबूल है, जो हमारी चीज़ें हैं उसके ऊपर कुछ चीज़ों पर इत्तफाक हुआ है, लेकिन अभी भी हतमी इत्तफाक नहीं हुआ। साथ ही मौलाना ने कहा कि मज़ीद मुशावरत की ज़रूरत है और इसमें वकला बॉडीज़ जो हैं उनको भी शामिल होना चाहिए, उनकी नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। तो मौलाना तो अभी इस पर मज़ीद गौर व फिक्र की बात करें, जबकि हुकूमत बड़ी जल्दी में है कि ये तरमीम जल्द से जल्द हो जाए। एक चीज़। दूसरा, मौलाना ने इस बात पे गुस्से का इजहार किया, बदमाश हरकतें, अगर आप बदमाशी करेंगे तो फिर हम भी बदमाशी करेंगे। मौलाना ने उन्हें अल्टीमेटम भी दे दिया कि अगर कल तक आपने ये धौंस धांधली, बदमाशी, अगवाकारी, ये लोगों को डराना धमकाना, हरासा करना, ये सब आपने बंद ना किया तो फिर आपसे मुज़ाकरात का सिलसिला भी टोटल हम ख़त्म कर देंगे। फिर भूल जाएं आप कि हम आपसे कोई मुज़ाकरात करेंगे। अगर आपने इस तरह पार्लियामान चलाना है तो फिर हम इस पार्लियामान में नहीं बैठेंगे, और फिर जो हम आपके साथ करेंगे बदमाशी तो फिर आप भी सीधी सीधी खरी खरी सुना दी हुकूमत को और कहा है कि जनाब आप अपना रास्ता ठीक कर लें। अब हुकूमत को ये अच्छी खासी एक वार्निंग मिल गई है, लेकिन क्या इस पर ये लोग कान धरेंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन आज की जो प्रेस टॉक है उसमें काफ़ी हद तक ये वाज़ेह हो चुका है कि मौलाना तो बहरहाल इनके साथ जाते दिखाई नहीं दे रहे। एक चीज़। दूसरी बात ये कि अगर आप नंबर गेम की बात करें तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि क्लेम ये किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से मज़ीद 10 के करीब जो अरकान हैं वो भी इनके साथ नहीं है हुकूमत के, और ये अब सारी चीज़ें हुकूमत की नोटिस में आ चुकी हैं कि लोगों को अगवा करके भी और बहुत सारी कोशिशें करके भी मौलाना को भी नहीं मना सके। तो उसके बाद अब इनको कुछ हल समझ नहीं आ रहा, तो इन्होंने अपने पुराने कार्ड को आजमाने का फैसला किया, और वो कार्ड है इनका सिकंदर सुल्तान राजा। दो ही इनके लोग हैं जो हर मुश्किल में इनका साथ देते हैं आके,
اور دوسرے سکندر سلطان راجہ صاحب. تو جی سکندر سلطان راجہ صاحب کو اس مرتبہ اپروچ کیا گیا. کچھ نشستیں تو قاضی صاحب نے ان کو گفٹ کی اور اب کچھ نشستیں یہ سکندر صاحب سے ہتھیانا چاہتے ہیں. اب جو بظاہر نظر آ رہا ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں جن کو سپیکر صاحب یہ لکھ چکے ہیں کہ جی واپس کی جائیں حکومتی اتحادی لوگوں کو, کیونکہ اب ہم نے اس پہ قانون سازی کر لی ہوئی ہے. تو اس کے اوپر پہلے بھی جو الیکشن کمیشن وہ سارے بے نتیجہ رہے تھے اور یہ نشستیں انہوں نے حکومتی اتحاد کو نہیں دی تھی. لیکن آج ایک دفعہ پھر یہ الیکشن کمیشن کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور حکومت کافی کانفیڈنٹ لگ رہی ہے کہ یہ نشستیں انہیں مل جائیں گی واپس, اور اس کی بنیاد پر وہ شاید ترمیم بھی کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت نے اپنے وہ تمام لوگ جن کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, ان کو واپس اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کی ہے, جس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب الیکشن کمیشن کے اجلاس کے بعد ان کو دوبارہ سے نوٹیفائی کر دیں گے. اب یہ ایک سیدھی خودکشی بظاہر نظر آ رہی ہے الیکشن کمیشن کی اگر وہ اس طرف جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل فیلڈ میں موجود ہے اور آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک کے اور ایک ایسی قانون سازی جس کے اوپر ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل متنازع سی قانون سازی ہے, اس کو آپ بنیاد بنا کر اگر ڈسٹ بن میں پھینکیں گے تو پھر اس کے کانسیکوینسز تو ہوں گے, وہ بھی اس صورت میں جب آپ آلریڈی نظر ثانی کی اپیل کر چکے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کو نظر ثانی کی اپیل کا کم از کم انتظار کرنا چاہیے کہ اس کا فیصلہ ہو تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں. لیکن یہ تو سیدھا حکومت اور الیکشن کمیشن مل کر سپریم کورٹ کو ٹکر مارنے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ کسی طرح فارغ کر دیں. تو مجھے اس طرح کا ایک خودکش حملہ سا لگ رہا ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ریاکشن آئے گا. تو یہ ایک بڑی عجیب معاملہ, اور جو ہماری خبریں ہیں اس کے مطابق الیکشن کمیشن کے جو مختلف ارکان ہیں جو مختلف صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں, پچھلے اجلاسوں میں انہوں نے اس تجویز کی بالکل مخالفت کی تھی اور وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس یہ سیٹیں اٹھا کے جو کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو دیں اور یہ سیٹیں آپ اٹھا کے دوبارہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایم کیو میں بانٹ دیں, تو یہ جو ہے بہت خطرناک کام ہے. یہ وجہ سے تمام اجلاس بے نتیجہ رہے جو 5-6 اجلاس انہوں نے جو شنگھائی کانفرنس ہے اس سے پہلے کیے تھے. تو اب آخری ایک حربے کے طور پر کیا اس دفعہ یہ بھی کر گزریں گے الیکشن کمیشن کے چیف, یہ دیکھنا ہوگا, کیونکہ فی الوقت اس کے علاوہ حکومت کے پاس کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا. نمبر گیم ان کے پاس پوری نہیں ہو رہی. اب کل جو پھر اجلاس بلائیں ان کا حتمی فیصلہ کیا ہوگا یہ آپ کو کل تک واضح ہو جائے گا. بلکہ میں تو یہ مولانا کی پریس ٹاک نے واضح کر دیا ہے کہ ان ترامیم سے کیا نکلنے والا ہے. دوسری طرف سڑکوں پہ پریشر بڑھانے کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بھی ایک احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے اور پی ٹی آئی نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے. مختلف شہروں میں احتجاج ہوں گے, مظاہرے ہوں گے, لوگ باہر نکلیں گے, تو یہ ساری صورتحال رہے گی. اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کے پاس وہی پرانا حربہ تھا کہ جی دفعہ 144 نافذ کر دی جائے, وہ انہوں نے کر دی نافذ فوری طور پر. اس کے ساتھ جو اتنی اسپیشلی پنجاب حکومت کی میں بات کر رہی ہوں کہ اسٹوڈنٹ بھی احتجاج پہ چونکہ نکلے ہوئے تو انہوں نے اسٹوڈنٹس کو بھی اس بات پہ روکنے کے لیے کیا کیا ہے کہ جی اسکول کالج تعلیمی اداروں میں چھٹیاں دے دیں. تو ٹوٹلی کل آپ کے تعلیمی ادارے کالجز یونیورسٹیز بند ہوں گی اور ساتھ میں دفعہ 144 بھی نافذ کر دی. اس طرح تو یہ ملک چلا رہے ہیں, ہر وقت خوف کا ماحول پیدا کر کے کرفیو لگا کے تو یہ گزارے کر رہے ہیں. تو یہ کیا ملک چل رہا ہے اس طرح کہ جہاں پہ آپ ایک نارمل لائف ہی نہیں گزار سکتے. ہر دوسرے دن یہاں پہ دفعہ 144 لگی ہوتی ہیں, ہر دوسرے دن یہاں پر پابندیاں, ہر دوسرے دن یہاں پر اس قسم کی گرفتاریاں, پکڑ دھکڑ اور یہ سب چل رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا قبضہ ناجائز ہو تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے پھر آپ کو یہ ہتھ کنڈے آزمانے پڑتے ہیں جو کہ آپ آزما رہے ہیں. تو اب اس وقت جو ہے انہوں نے یہ ساری ایک پوری گیم پلان کیا ہے اور یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ کریک کی تیزی نظر آئے گی اور پھر سے پی ٹی آئی کے لوگوں کی شامت آئے گی جن کے بارے میں انہیں لگ رہا ہوگا کہ جی یہ کل احتجاج کریں گے تو پھر وہی کام شروع ہونے کا امکان نظر آتا ہے. تو یہ خبریں بھی ہیں. تو بہرحال یہ خود ساختہ بحران کریٹ کرنے میں حکومت کا ثانی نہیں ہے. جیسے کہ بھی یہ اسٹوڈنٹ والے سارے ایشو پہ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے مزید بچوں کی گرفتاریاں کر کے 250-300 بچہ لوگوں کا انہوں نے پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد پھر مقدمے وغیرہ اور یہ سختی سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک تو انڈر پریشر ہے اور دوسرا یہ کہ ان کو گیم ہاتھ سے نکلتی جب محسوس ہوتی ہے تو پھر یہ پینک ہو کر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو اب بظاہر یہ جو اگلے 3-4 دن ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہونے والے ہیں پاکستان کی تاریخ کے لیے اور مولانا کا اس میں ایک اہم کردار ہے. آج تک انہوں نے یہ کردار بہت ہی زبردست, ہمیشہ مولانا کے کردار پر کچھ لوگ تنقید بھی کرتے رہے, کچھ تعریف بھی کرتے ہیں, لیکن اس دفعہ جو انہوں نے کردار ادا کیا یقینی طور پر اس کو سب لوگ سراہیں گے کہ انہوں نے آئین کی بالادستی کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے ایک کھلواڑ سے کس طرح سے سٹینڈ لیا, اپنے موقف پہ کھڑے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے یہ سارا وقت بھی گزارا. تو یہ بہت زبردست سا کام ہے جی. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید پیش رفت کیا ہوتی ہے.
ہے تو آج کا دن بہت اہم ہے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے اس بارے میں مزید ڈسکشن کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.